8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी के बाद बगावत शुरू हो गई। पांडे 34 बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट का सिपाही था। यूनिट ने 1856 में चर्बी वाली गोलियों के इस्तेमाल से इनकार किया था। उस ज़माने में तोड़ेदार बंदूकें होती थीं। जवानों को कारतूस दिए जाते थे जिनमें बारूद होता था। जवान दांतों से कारतूस का सर तोड़कर बारूद बंदूक के पाइप में भरते थे। लोहे की सलाख से बारूद को प्रेस करते थे, फिर उसमें लोहे की गोली फंसाते थे और आखिर में निशाना लेकर फायर कर देते थे। बारूद फटता था और उसके प्रेशर से लोहे की गोली निकलकर हदफ को उड़ा देती थी। ये बंदूकें और इनके कारतूस बहरी जहाज़ों पर बरतानिया से आते थे। कारतूसों को अमूमन 6 माह समुद्री जहाज़ों में रहना पड़ता था, जिससे बारूद गीला हो जाता था। चुनाचे कारतूस मेकिंग कंपनियां इन पर प्लास्टिक की झिल्ली चढ़ा देती थीं। ये नई टेक्नोलॉजी थी और हिंदुस्तानी हज़ारों साल से नई टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे। लिहाजा कारतूस जब 34 बंगाल रेजिमेंट तक पहुंचे तो किसी ने मुसलमान सिपाहियों में ये बात फैला दी कि इन पर सूअर की चर्बी चढ़ी हुई है, जबकि हिंदू सिपाहियों को बताया गया कि आप जिस चीज़ को दांतों से खींचकर निकालते हैं वो गौ माता की चर्बी है। इस अफवाह का ये नतीजा निकला, मुसलमान और हिंदू दोनों सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज़ अमूमन ऐसे मामलात खुश असलूबी से संभाल लेते थे, लेकिन उस ज़माने में एक खर दिमाग जनरल कलकत्ता आ गया था। उसने बागी सिपाहियों के कोर्ट मार्शल का हुक्म दे दिया। इसके नतीजे में गोरे और मुकामी सिपाहियों के दरमियान तसादुम हो गया, जिसमें गोरे अफसर मारे गए और यूं बगावत फैल गई। बगावत का आगाज़ क्योंकि मंगल पांडे ने किया था, लिहाजा गोरों ने इसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। ये खबर बाहर निकली तो बगावत में शिद्दत आ गई और सिपाहियों ने गोरों के असला डिपो लूट कर इन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया। सिपाही गोरों को मारते धाड़ते हुए दिल्ली पहुंच गए। उस वक्त बहादुर शाह जफर तख्त नशीन था। इसकी उम्र उस वक्त 82 साल थी और वो ज़ईफ़ भी था, बीमार भी, और उसे तलवार को हाथ लगाए हुए भी 30 साल गुजर चुके थे। वो घोड़े या हाथी पर बैठने के काबिल भी नहीं था। बहादुर शाह जफर की कुल सल्तनत दिल्ली तक महदूद थी। वो इस सल्तनत के अखराजात भी पुश्तीनी जेवरात, जवाहरात और सोने चांदी के बर्तन बेचकर पूरे करता था, लेकिन इसके बावजूद वह बगावत को हकीकी आज़ादी समझ रहा था। चुनाचे जब बागी सिपाही दरबार में पहुँचे तो बादशाह जंग के लिए तैयार हो गया। इस फैसले के बाद एक नया बहरान पैदा हो गया। मालूम हुआ मुग़ल ख़ानदान के किसी एक शहज़ादे को तलवार चलानी नहीं आती। शहज़ादे सिर्फ 3 कामों के एक्सपर्ट थे: कबूतर उड़ाना, मुशायरे पढ़ना और मुजरे सुनना। बहादुर शाह जफर के पास फ़ौज थी, मगर वह फ़ौज सिर्फ ड्रम बजा सकती थी या बादशाह को सैल्यूट कर सकती थी। उसे लड़ना बिल्कुल नहीं आता था। सिपाहियों ने 20 साल से तलवारबाजी की प्रैक्टिस तक नहीं की थी। चुनाचे फिर इसका क्या नतीजा निकला? बादशाह को सपोर्ट देकर हाथी पर बिठाया गया, लेकिन वो लाल किला की डोरी में ही हाथी की पीठ पर ढेर हो गया। शहजादे घोड़ों पर सवार थे। उन्होंने जर्नैलों के लिबास भी पहन रखे थे और उनके हाथों में अमीर तैमूर और ज़हीरुद्दीन बाबर की तलवारें भी थीं, लेकिन वो गोरों की फ़ौज के पहले हल्ले का सामना न कर सके। बागी सिपाही लड़ते रहे, वो हकीकी आज़ादी के लिए मरते भी रहे, मगर मुग़ल शहजादे पसपा होते रहे। नतीजतन हज़ारों लोग मारे गए। मुग़ल सल्तनत भी ख़त्म हो गई और हिंदुस्तान भी पके हुए फल की तरह अंग्रेज़ की झोली में गिर गया। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, तैमूर की नस्ल 1857 में लड़ने के काबिल क्यों नहीं रही थी? इसकी वजह बहुत दिलचस्प थी। अंग्रेज़ 1608 में इंडिया आए थे। ये सूरत शहर के ज़रिए हिंदुस्तान में दाखिल हुए, तजारती कोठियाँ बनाईं और आहिस्ता आहिस्ता पूरा बंगाल निकल गए। अंग्रेज़ ने अपनी प्राइवेट आर्मी भी बना ली थी और ये इंडिया की पहली ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। बहादुर शाह जफर 1837 में बादशाह बना तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे पेशकश की कि हम आपके खादिम यहाँ मौजूद हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपको अपनी फ़ौज पालने की कोई ज़रूरत नहीं। बहादुर शाह जफर को ये ऑफ़र अच्छी लगी। मुग़ल बादशाह फ़ौजी बगावतों से भी तंग थे और फ़ौज के अखराजात भी ज़्यादा थे। चुनाचे बादशाह ने वो ऑफ़र कबूल कर ली, जिसके बाद कंपनी ने इस बंदोबस्त की एक शर्त रख दी। अंग्रेज़ का कहना था बादशाह शाही ख़ानदान पर अक्सरी तरबियत, मिलिट्री ट्रेनिंग पर पाबंदी लगा दें। बादशाह ने वजह पूछी तो उन्हें बताया गया कि मुग़ल सल्तनत में हमेशा अंदर से बगावत होती है। अगर शहजादे मिलिट्री ट्रेनिंग लेंगे तो इनमें से कोई ना कोई किसी वक्त बगावत कर देगा और इसके नतीजे में आपका तख्त चला जाएगा। दूसरा, हमें मुग़ल बादशाह को बचाने के लिए मुग़ल शहजादों से लड़ना पड़ेगा और ये तैमूरी ख़ानदान की तज़लील है। बादशाह को यह बात भी लॉजिकल लगी।
और यूं शहजादों पर मिलिट्री ट्रेनिंग बैन कर दी गई, जिसके बाद शहजादों के पास कबूतरबाजी, मुजरों और मुशायरों की सनत बच गई और वो इनमें जुट गए। दूसरी तरफ कंपनी की प्राइवेट आर्मी के साइज, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में इजाफा होता चला गया, यहाँ तक कि 1857 आ गया और बादशाह से लेकर वली अहद तक किसी को तलवारबाजी और घुड़सवारी नहीं आती थी और यूं दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत दिनों में ढेर हो गई। अब यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है, बहादुर शाह जफर ने इतनी बड़ी गलती क्यों की थी? हम इसे मॉडर्न दौर में विजन की कमी कह सकते हैं। विजन का तकाजा था कि बादशाह अंग्रेज़ की बढ़ती हुई अस्करी ताकत को जहन में रखकर मुग़ल फ़ौज पर सरमायाकारी करता, छावनियों की तादाद में इजाफा करता, फ़ौज की तादाद बढ़ाता और शहजादों की परवरिश महल्लात के बजाय छावनियों में करता। वो बेशक दिन के एक हिस्से में इब्राहिम ज़ौक़ और असदुल्ला गालिब की लड़ाई को एंजॉय करता, मगर इसके साथ साथ तलवारबाजी और घुड़सवारी की मशक भी करता रहता। यूरोप में राइफ़ल तलवार की जगह ले चुकी थी। बादशाह दिल्ली में राइफ़लों के कारखाने लगवाता, जदीद बारूद खाने बनवाता और फ़ौज को निशानेबाजी की ट्रेनिंग दिलाता। इससे यकीनन 1857 में तारीख बदल जाती और अंग्रेज़ हिंदुस्तान से फ़रार होने पर मजबूर हो जाता। लेकिन बहादुर शाह जफ़र क्योंकि विजन की नेमत से महरूम था, लिहाजा वो ये अंदाज़ा ही नहीं कर सका हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क के लिए बड़ी फ़ौज और औरंगज़ेब जैसे सिपह सालार ज़रूरी होते हैं, और अगर बादशाह और उसकी औलाद का ज़्यादा वक्त कबूतरों, शायरों और तवाइफ़ों के साथ गुजरेगा तो फिर सल्तनत नहीं बच सकेगी। और आखिर में यही हुआ, मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गई और पीछे बहादुर शाह जफ़र की बेचारगी और हसरत में डूबे हुए चंद अशार रह गए। हम भी गलती से बहादुर शाह जफ़र जैसी गलती कर बैठे हैं। हम महदूद वसाइल के बावजूद तारीख़ की पहली इस्लामी एटमी ताकत बन बैठे हैं। ये बज़ाहिर बड़ी अचीवमेंट है। एक ऐसा मुल्क जो आज तक लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं दे सका, जो अपनी कुल आबादी का तखमीना नहीं लगा सका और जो 75 वर्षों में एक भी फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करा सका, वो सिर्फ $500 मिलियन लगाकर एटमी ताकत बन गया। लेकिन ये अचीवमेंट के साथ साथ हमारी गलती भी थी। हम एटमी ताकत बनते बनते ये भूल गए थे कि एटम बम बनाना इतना मुश्किल नहीं जितना उसे संभालना और बचाना मुश्किल होता है, और बचाने और संभालने के लिए मालियाती वसाइल चाहिए। चीन की एटमी ताकत को कोई खतरा नहीं। क्यों? क्योंकि 34 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी उसके पीछे खड़ी है। अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस, इसराइल और भारत को भी कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि इनके पीछे भी खरबों डॉलर्स की इकॉनमीज़ मौजूद हैं। जबकि हमारी सूरत हाल ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन हैं, हम $27 बिलियन फॉरेन रिमिटेंस से हासिल कर लेते हैं और हमारी इम्पोर्ट्स $80 बिलियन हैं। हमारे सरकारी अखराजात भी हमारी औकात से ज़्यादा हैं और हमने चोट के ऊपर एक और चोट कर्ज़ों की शक्ल में भी मार ली है। हम $130 बिलियन के मकरूज़ हैं और इन कर्ज़ों का सूद और किस्तें हमारी कमाई का 85% हो चुकी हैं। ये मामला सिर्फ यहाँ नहीं रुका, हम पेट्रोल, गैस और बिजली के मामले में भी दूसरों के मोहताज हैं और हमने इस बिजली, गैस और पेट्रोल का स्विच भी दूसरों के हाथ में दे दिया है और ये सारे बोझ मिलकर हमारी गर्दन तोड़ रहे हैं। हमें चाहिए था हम इस नाजुक सूरत हाल को समझ जाते, लेकिन आप हमारा कमाल देखिए, हमने इसके साथ साथ 22 करोड़ पागल लोग भी इकट्ठे कर लिए हैं और ये रोज़ धरने देकर पेट्रोल, गैस और बिजली का स्विच बंद कराना चाहते हैं। ये उन लोगों को दिल्ली भी लाना चाहते हैं जो किसी मसलहत या खौफ की वजह से कलकत्ता में बैठे हैं। और ये सारा काम कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं जो मुग़ल शहजादों की तरह घोड़े पर बैठ सकते हैं और ना तलवार उठा सकते हैं। और अब आखिरी सवाल ये है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा वही निकलेगा जो बहादुर शाह जफ़र का निकला था। लाल किले यानी एटम बम पर कब्जा हो जाएगा, 10, 15, 20 लाख लोग मारे जाएंगे और आखिर में हकीकी आज़ादी का कतबा बच जाएगा। और इस कतबे के साथ एक शख्स अपना सर टिका कर बैठा होगा और वो शख्स कौन होगा? वो यकीनन बहादुर शाह जफ़र होगा।